everyone. Today our topic is measures of central tendency, which is a part of statistical math. So let's start. Single value that is used to describe the center of the data. Sometimes we cannot remember the whole set of data and the analysis of data is impossible. Thus, to reduce the complexity and to make the data comparable, we resort to averaging, which is the representative of the whole data. For quantitative data, there is a tendency of data to be distributed about a central value, which is a typical value and is called a measure of central tendency. सो हमारे पास कोई भी डेटा दिया गया हो तो उसको हम अलग अलग पार्ट में डिस्क्राइब करें और पूरे डेटा का एनालिसिस करें तो ये हमारे लिए टिपिकल होगा, तो उसके लिए हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करेंगे. एवरेज इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल राउंड विच द सेंटर और इज जनरली लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. एनी स्टैटिस्टिकल मेजर्स which gives an idea about the position of the point round which other observation cluster is called a measure of central tendency. तो हमारे पास दिया गया जो डेटा है वो मिडल वैल्यू से कितना वेरी करता है, तो उसके बारे में हम ये है इंफॉर्मेशन है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कलेक्ट कर सकते हैं. There are three commonly used averages called as measure of central tendency, that is mean, median and mode. The mean again may be of three types, which is arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Arithmetic mean, the arithmetic mean is simply called an average. It is defined as an average obtained by adding the value of items and dividing the sum by the number of items. So if we have x1, x2, x3 up to xn are n observation, तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है वो x1, x2, x3 up to xn है और ऑब्जर्वेशन के टोटल नंबर्स जो है वो n है. तो हमें अगर हमारा एरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला है समेशन i इक्वल टू 1 to n सिग्मा xi अपॉन n, that is x1 plus x2 plus x3 up to xn upon n, which is direct method, or x bar is equal to a plus summation I is running from 1 to n di upon n, where a is assumed mean and di is equal to xi minus a. तो पहली वाली जो है नॉर्मल मेथड उसको हम डायरेक्ट मेथड बोलेंगे और ये जो है हमारी शॉर्टकट मेथड है. अब शॉर्टकट मेथड हम क्यों यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास जो डेटा है वो लार्ज हो तो उसको हम कंप्रेस करने के लिए, उसको छोटे डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम ये शॉर्टकट मेथड है उसका यूज़ करेंगे. फॉर एरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा. अब ग्रुप डेटा की बात करें कि हमारे पास जो डेटा जो है तो डेटा को हम दो पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा. तो अनग्रुप डेटा किसको बोलेगी कि हमारे पास जो रैंडम वैल्यू दी गई है तो उसको हम अनग्रुप डेटा बोलेंगे. अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा दिया गया है तो वो डेटा होगा ग्रुप होगा, पर वो ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट डेटा होगा. अगर हमारे पास जो है वो क्लास इंटरवल वाला डेटा हो तो उसको हम ग्रुप डेटा बोलेंगे और वो कंटिन्यूस डेटा होगा. अब डेटा की बात हो गई तो ग्रुप डेटा में अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हो तो मतलब कि डिस्क्रीट डेटा दिया गया हो तो उसका हम एरिथमेटिक मीन कैसे निकालें. तो x बार इज इक्वल टू एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n fi xi अपॉन समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n fi. तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा. यहाँ पे पहले जो था अनग्रुप डेटा के लिए तो वहाँ n की जो वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी उसका हमें टोटल करना होगा. और x बार इज इक्वल टू एरिथमेटिक मीन. तो अगर हमें इसमें भी शॉर्टकट मेथड यूज़ करनी हो तो किस तरह से करेंगे कि a प्लस समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n fi di अपॉन सिग्मा i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n fi
दैट इज शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे जो a है वो एज्यूम मीन होगा और di जो है वो xi माइनस a। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डेविएशन मेथड। तो ये जो di वाली जो मेथड हमने की है तो उसको हम डेविएशन मेथड बोलेंगे। सपोज a is an assumed mean and h the width of the class, we have x bar is equal to arithmetic mean equal to a plus summation I is running from 1 to n fi di dash upon summation I is running from 1 to n fi into h। तो यहाँ पे जो h जो है वो क्लास इंटरवल की लेंथ होगी, वेयर di dash is equal to xi minus a upon h। This method is known as step deviation method and is applicable only when the size of each class is same। तो यहाँ पे जो ये मेथड है वो कब यूज़ करेंगे हम कि हमारे पास जो डेटा है उसमें क्लास इंटरवल दिए गए हो और उसकी जो वैल्यू है क्लास इंटरवल जो है वो सेम हो, तभी हम ये फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो h जो है वो क्लास इंटरवल की लेंथ है। Now weighted arithmetic mean. If W1, W2, W3 up to Wn are the weighted assigned to the variable x1, x2 up to xn respectively, then the weighted arithmetic mean is defined as W1 x1 plus W2 x2 up to Wn xn upon W1 plus W2 plus W3 up to Wn equal to summation I is running from 1 to n wi xi upon I is running from 1 to n wi। तो यहाँ पे जो w जो है वो कुछ वेरिएबल हमें दिए गए हैं, उसकी कुछ वेट असाइन की गई होगी, तो हम वेटेड एरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकेंगे। नाउ कंबाइन एरिथमेटिक मीन। इफ वी नो द मीन वैल्यू ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग इन दैट ग्रुप, we can find out the combined average by adopting a particular formula as x bar 1 2 equal to x1 bar n1 plus x2 bar n2 upon n1 plus n2, where x1 bar and x2 bar are average of first and second groups, n1 and n2 are number of items in first and second group। तो यहाँ पे x1 बार और x2 बार है वो एवरेज है जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की है, और n1 और n2 है वो नंबर ऑफ आइटम्स है। तो अब हम जो मीन के बारे में पढ़े हैं तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं कि फर्स्ट जो एग्जांपल है वो फाइंड द मीन ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग अ वीक इन अप्रैल 2014, 38.2, 40.9, 39, 44, 39.6, 40.5 एंड 39.5। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि एवरेज मीन फाइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा इस तरह से रेंडमली दिया गया है और ये डेटा जो है वो अनग्रुप डेटा है। तो हम उसका सॉल्यूशन निकालें तो दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं या तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से एग्जांपल करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया गया है कि वी हैव मीन टेम्परेचर इज, तो एक्स बार इक्वल टू आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n xi अपॉन n। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारे पास दिया गया जो डेटा है उसमें ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, तो 38.2, 40.9 प्लस 39 प्लस 44 प्लस 39.6 प्लस 40.5 एंड प्लस 39.5 अपॉन 7। तो ये 7 है वो क्या है कि 7 है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन की टोटल नंबर है वो 7 है। तो ये सब का टोटल हम लगाएंगे तो 281.3 अपॉन 7। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो 40.2 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अगर हम ये एग्जांपल को शॉर्टकट मेथड से ट्राई करें तो हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए हमारा है हमने 39 एज्यूम किया है। अब डी आई की बात करें तो डी आई कैसे फाइंड करेंगे कि एक्स आई माइनस ए, तो हमारे पास एक्स आई है वो ये पूरे एक्स आई दिए गए हैं, तो उसमें से हमें क्या रिमूव करना है, 39 हमें रिमूव करना है। तो पहले जो हमारा 38.2 है उसमें से हम 39 है वो रिमूव करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा वो -0.8 मिलेगा। सेकंड वाला आंसर जो है वो 1.9, 0,
5, 0.6, 1.5 एंड 0.5। तो ये हमारी डी आई की वैल्यू हुई। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन आई इक्वल टू 1 to n डी आई अपॉन एन। तो उसमें हम वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ए जो है हमारा 39 होगा, प्लस माइनस 0.8 प्लस 1.9 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0.6 प्लस 1.5 प्लस 0.5 अपॉन 7। तो यहाँ पे सबका टोटल लगाए तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो 8.7 होगी। तो 39 प्लस 8.7 अपॉन 7, तो उसकी वैल्यू है वो 1.242 मिलेगी। और इसको हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो मीन एक्स बार की वैल्यू है वो 40.242 मिलेगी। तो देख सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड से एग्जाम्पल हम करें या तो हम डायरेक्ट मेथड से एग्जाम्पल करें तो दोनों में कोई आंसर में कोई चेंजेस आएंगे नहीं। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल में अगर हमें दिया गया है कि मीन फाइंड करो तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, तो उसमें कोई भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नाउ example number 2, find the average wages for the construction of the building from the wages paid to different workers. So wages are 100, 200, 300, 400, 500 and number of workers that is 3, 5, 6, 9 and 2। तो हम उसका सॉल्यूशन निकालें तो हमारे पास जो एक्स आई की वैल्यू है 100, 200, 300, 400 और 500। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है हमें वो 3, 5, 6, 9, 2। तो हमने ये टेबल बनाया है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करनी है तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है, मतलब कि डिस्क्रीट डेटा दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला में दिया गया है कि एफ आई एक्स आई हमें फाइंड करना है और उसका समेशन करना है। तो एफ आई एक्स आई किस तरह से फाइंड करेंगे कि जो हमारा एक्स आई है और एफ आई को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो कॉलम हम बनाएंगे। तो 100 इंटू 3 दैट इज़ 300, 200 इंटू 5 दैट इज़ 1000, 300 इंटू 6 दैट इज़ 1800, 400 इंटू 9 दैट इज़ 3600 एंड 500 इंटू 2 दैट इज़ 1000। तो उसका हम टोटल लगाएंगे तो हमें 7700 वैल्यू मिलेगी और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो मिलेगा वो 25। तो ये जो वैल्यूज़ है वो हमारे फॉर्मूला जो है एक्स बार इज इक्वल टू समेसन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 7700 अपॉन 25 दैट इज 308। तो हमारा जो ये मीन जो हमें मिला है वो एक्स बार है वो 308 मिला। अब एग्जाम्पल 3, फाइंड द एरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो एक्स आई है वो 35, 45, 55, 60, 75 और 80। तो इसके हमें रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 12, 18, 10, 6, 3 और 11। तो फिर से हम टेबल बनाएंगे। तो पहले एग्जांपल में हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया कि वो डायरेक्ट मेथड यूज़ की। अब ये फिर से हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, तो उसमें हम जो डी आई वाला जो फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो डी आई वाला फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता ही है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई डी आई अपॉन समेसन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई। तो इस फॉर्मूला में हमें ए चाहिए। तो ए किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो भी एक साइड दिया गया है उसमें से कोई भी ए है वो हम एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए 55 एज्यूम किया है। अब टेबल हम बनाते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू जो है वो तो एक्स आई जो है तो वो पूरी वैल्यू है हम 35, 45, 55, 60, 75 और 80 तक पूरी वैल्यू है हम लिख देंगे। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 12, 18, 10, 6, 3, 11 और उसका टोटल लगाएंगे तो हमें 60 मिलेगा। तो जो डी आई है, डी आई हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो ए हमने एज्यूम किया है 55 वो पूरे एक्स आई में से हमें रिमूव करना है। तो 35 में से 55 रिमूव करें तो हमें -20 मिलेगा और -10, 0, 5, 20 और 25। तो ये हमें डेटा मिलेगा। अब हमें फर्स्ट एग्जांपल में जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया एफ आई एक्स आई का, तो इस तरह से हम यहाँ पे एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो 12 इंटू -20 दैट इज -240, 18 इंटू -10 दैट इज -180, 10 इंटू 0 0, 6 इंटू 5 30, 3 इंटू 20 दैट इज 60 एंड 11 इंटू 25 दैट इज 275। अगर इसका हम टोटल निकालें तो हमें -55 मिलेगा। तो हम फॉर्मूला में जो वैल्यू हमने मिली है जो वो हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 55 प्लस -55 अपॉन 60 दैट इज 55 माइनस 0.92। तो हमें x बार जो मिला है वो 54.08 मिलेगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। फॉलोइंग इज the number of visitors in 180 days to a zoo, that is number of visitor which is 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 and 41 to 50 and 51 to 60. Number of days 22, 28, 35, 45, 30 and 20. Then find the average number of visitors per day. तो हमें एवरेज फाइंड करना है। तो फिर से हमें पता है कि हमें क्या करना है कि टेबल बनाना है और डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दो मेथड है, उसमें से कोई भी मेथड हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम जो हमारी शॉर्टकट मेथड है वो उसको हम यूज़ करेंगे। तो हमें ए जो है वो 35.5 कैसे मिला, तो पहले हमें ये देखना, टेबल देखना होगा कि टेबल में नंबर ऑफ विजिटर की कॉलम हमने लिख दी, देन नंबर ऑफ डेज मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी की जो कॉलम है वो हमने लिख दी और उसका टोटल लगाया तो 180 मिला। अब हमें अगर क्लास इंटरवल दिया गया हो तो हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मिड वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5.5, 11 प्लस 20 दैट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15.5। इस तरह से हम फाइंड करें तो 25.5, 35.5, 45.5। तो ये हमें एक कॉलम मिल गई मिड वैल्यू की और उस पे से हमें कोई भी वैल्यू है वो एज्यूम करनी है। तो हमने यहाँ पे एज्यूम जो किया हुआ है वो 35.5 है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं उसकी लेंथ जो है वो 10 है। तो हमें यहाँ पे एच की वैल्यू जो है वो 10 लिखी है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि डी आई डैश फाइंड करना है। तो डी आई डैश इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ए की वैल्यू हमें मालूम है 35.5 और एच की वैल्यू है वो 10। अब हमें एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करना है। तो यहाँ पे 5.5 की जो हमें डी आई डैश मिलेगा वो -3, -2, -1, 0 और 1 मिलेगा। अब लास्ट जो कॉलम है वो एफ आई डी आई डैश का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि हमारे पास जो एफ आई की कॉलम है और डी आई की कॉलम है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें -66, -56, -35, 0 और 30 वैल्यू मिलेगी। तो हम उसका टोटल लगाएंगे तो हमें -87 मिलेगा। तो ये सब वैल्यू हमें हमारे जो इक्वेशन है, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ए की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की कि 35.5 है, ये हमारा जो समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई डी आई डैश है तो उसकी वैल्यू हमें -87 मिली है। अब हम जो फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाए तो हमें वो 180 मिला है और एच की जो वैल्यू है वो 10 है। तो सब वैल्यू है वो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके निकाले तो हमें 35.5 माइनस 4.83 मिला और जो उसको हम एक्स बार जो है हमें टोटल जो मिलेगा वो 30.67 मिलेगा। तो ये हमारा जो डेटा था वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था और उसको हमने इस तरह से शॉर्टकट मेथड से सोल्व किया। नाउ कंसिडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स different subject in BE first year and the average marks obtained by them as shown in the following table. Find the average marks obtained per student. Subject are calculus, physics, EG, EME and CS. Average marks obtained that is 40, 70, 63, 78 and 55. Number of students are 25, 30, 15, 42 and 30. So here is solution. So here the values of X are average marks and W are
द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो एवरेज मार्क्स डिफाइन करती है और w जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो डिफाइन करता है। तो अगर हमारे पास वेटेड एरिथमेटिक मीन का जो ये फॉर्मूला दिया गया है कि समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n wi xi अपॉन समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n wi, तो उसमें हम ये जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास जो w की जो वैल्यू दी गई है वो 40 और उसके कोरिस्पॉन्डिंग 25 दिया गया है। देन प्लस 70 प्लस 30 दैट इज 70 इंटू 30 विच इज गिवन इन द अवर एग्जाम्पल, प्लस 63 प्लस इंटू 15 प्लस 78 इंटू 42 प्लस 55 इंटू 13 अपॉन हमें क्या करना है कि जो wi मतलब कि जो ये वैल्यू है सॉरी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो उसकी वैल्यू है उसका हमें टोटल लगाना है, दैट इज 25 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 42 प्लस 13। तो सब वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करके हम उसकी वैल्यू निकालें तो हमें 8036 अपॉन 125 मिलेगा, उसकी वैल्यू जो है वो हमें 64.29 मिलेगी। तो ये हमारा जो है वो वेटेड एरिथमेटिक मीन हमें मिला। नाउ लेट 12 टायर्स have been run on the group of test truck and have shown an average of 14560 miles. Similarly, 20 other tires have shown an average of 13425 miles. What is the mean mileage of all the tires? तो हमें यहाँ पे combined mean निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखें कि हमें कंबाइंड मीन एवरेज मीन किस तरह से निकालना है। तो हमें x बार 1 2 तो x बार 1 2 किस तरह से निकालेंगे, तो हमारे पास जो x1 बार है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 14560 है। अब n1 की वैल्यू देखें तो पहले टायर्स जो है वो कितने हैं वो 12 है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है n1 की वैल्यू जो है वो 12 है। अब दूसरा बात करें तो 13425 माइल्स है वो हमारा x2 बार होगा और n2 की वैल्यू तो इसमें दी गई है वो 20 है। तो हमें फॉर्मूला में जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो x1 बार प्लस n1 प्लस x2 बार इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, तो x1 बार की वैल्यू है वो 14560 इंटू 12 प्लस x2 बार की जो वैल्यू है वो 13425 इंटू n2 दैट इज 20। और अब हम लास्ट में जो डिनोमिनेटर में जो है वो वैल्यू है उसका टोटल लगाएंगे 12 प्लस 20, तो आखिर में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 13850.625 माइल्स मिलेंगे। तो ये हमारा कंबाइंड मीन हुआ। तो इस वीडियो में हमने हमारा जो मीन है उसकी टाइप्स देखी है। तो कुछ मीन टाइप जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो वो बाकी है टॉपिक वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।